हेलो स्टूडेंट्स, 4 जुलाई का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसके बाद उनका डिस्कशन। प्रादास लेदर सैंडल्स एंड द कोल्हापुरी चप्पल कंट्रोवर्सी। कोल्हापुरी चप्पल को लेके कंट्रोवर्सी हुई है। लग्जरी ब्रांड है प्रादा, चप्पल बनाता है। तो उसको लेके फिर बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेशंस इन तेलंगाना। इसके अलावा श्री अमरनाथ यात्रा बिगन्स, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दीपिका पादुकोण तो रिसीव स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। फिर कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड सडन डेथ्स, इसमें एक एनालिसिस हुई है जिसमें बताया गया है कि कोविड वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जो सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उन पे। भारत स्टडी, ये है मैपिंग हेल्दी एजिंग इन इंडिया। मिजोरम अचीव्स फुल लिटरेसी, द enduring ideas of socialism and secularism in Indian constitution. Gujarat amends Factories Act to allow night shift for women and increase daily working hours. फिर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उसने रिमूव कर दिया है इन एलिजिबल एम्प्लॉयज फ्रॉम मांझी लड़की बहन योजना। और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विथड्रॉज डायरेक्टिव ऑन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। फिर टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज को लेके एक पॉलिसी अमेंड, जो पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, उसके लिए गाइडलाइंस नई जारी की गई हैं। फिर अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवरी टू इंडिया, INS तमाल कमीशनिंग एंड इंडियाज नेवल इंडिजिनाइजेशन, ग्रैंड इथियोपियन रेनासा डैम कंप्लीशन, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री टू प्रमोट पल्सेस कल्टिवेशन, PM Modi's address to Ghanaian parliament, Indian Ghana elevate bilateral relationship, Quad initiative on critical mineral supply chain, Shubman Gill scores double century, और इंडियाज बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स फेसेस हर्डल्स। तो ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात कर लें कि प्रादा और कोल्हापुरी चप्पल को लेके कंट्रोवर्सी की। स्प्रिंग समर कलेक्शन 2026 का मेन फैशन वीक मिलान में हुआ, जिसमें इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा ने 112 ईयर ओल्ड कंपनी है जो, उसमें उन्होंने एक लेदर सैंडल्स को डिस्प्ले किया। और इसका जो डिजाइन और मटेरियल है वो बहुत ही क्लोजली रिजेंबल कर रहा है कोल्हापुरी चप्पल्स को। और कोल्हापुरी चप्पल की बात अगर कर लें हम, तो ये इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है 2018 में, और उनसे मिलता जुलता है, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई। फिर बाद में प्रादा ने रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने कहा कि हम जो है ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो डिजाइन है ये इन कोल्हापुरी चप्पल्स का है। और उन्होंने बोला है कि ये कोलैबोरेशन करना चाहेंगे जो आर्टिसंस है, जो क्राफ्ट पर्संस हैं। और उसके लिए उन्होंने ईमेल किया है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को। तो कि मतलब कैसे आप जो है वो इनके प्रोडक्ट्स बिना कहे आप उसको अपने में अपना बता के शो नहीं कर सकते हैं, तो ये कॉपीराइट इशू का इसमें उल्लंघन होता है। और जो हमारे GI प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है वो इंटरनेशनल जो आपके लॉज हैं, कि कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरी कंपनी जो है वो इन प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे ये बनाए जाते हैं। तो इसके से रिलेटेड ये इशू है। और तो ये जो GI टैग होता है ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और ये आइडेंटिफाई करता है कि जो प्रोडक्ट है वो उसका एक स्पेसिफिक ओरिजिन है, यूनिकनेस है इसमें। कोल्हापुरी चप्पल की अगर हम बात कर लें, तो उनका जो वर्क होता है वो लेदर से बनती हैं ये चप्पलें, और जो धागा होता है वो भी जो है वो उनका भी डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वो भी प्रॉपर लेदर से ही हो। और अगर उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोल्हापुरी चप्पल फिर वो नहीं रह जाता है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज है बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन तेलंगाना। ये जो बोनालू फेस्टिवल है ये तेलंगाना का एक कल्चरल फेस्टिवल है, और ये बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। 1 मंथ ये फेस्टिवल चलता है, और इसमें जो श्रद्धालु हैं वो जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनको लेके जाते हैं गोलकुंडा फोर्ट पे। और ये जो घड़े होते हैं इनको डेकोरेट किया जाता है हल्दी से, सिंदूर से, और इसमें राइस और दूध और शुगर और करी लीव्स का यूज किया जाता है, और गॉडेस काली को जो है ये चढ़ाया जाता है।
तो अगर बोनालू फेस्टिवल आए कि किस स्टेट से रिलेटेड है, तो तेलंगाना का फेस्टिवल है ये। और श्री अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई है। जो श्रद्धालु हैं उन्होंने जो श्राइन है, जो अमरनाथ बाबा की जो गुफा है उसके लिए यात्रा शुरू कर दी है। और ये यात्रा जो है बालताल बेस कैंप गंदरबाल से शुरू हुई है। और दो रूट्स में जो है वो पिलग्रिम श्रद्धालु जाएंगे। पहला है आपका ट्रेडिशनल रूट नुनवान पहलगाम रूट, और दूसरा एक 14 किलोमीटर का बालताल रूट। तो इसके थ्रू ये जाएंगे। अमरनाथ यात्रा 6 वर्षों बाद फिर से रीस्टार्ट हुई है। इसके लिए चाइना और इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत की। और कोविड के पहले ये बंद हो गया था, कोविड के टाइम पे। तो काफी लंबे समय से ये यात्रा बंद पड़ी हुई थी। और इसका काफी सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म में भी, बुद्धिज्म में, जैन कल्चर में, बॉन कल्चर में। और माना जाता है कि भगवान शिव का ये प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। फिर यूनाइटेड स्टेट का इंडिपेंडेंस डे को लेके एक न्यूज है कि 4 जुलाई को हर साल यूनाइटेड स्टेट का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। तो क्या क्या वहां पे कैसे वॉर चला और कैसे इंडिपेंडेंस मिली। और पहले वहां पे ब्रिटिश ये जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी बनी थी नॉर्थ अमेरिका में। वहां पे लोग गए और वहां पे उनका जो है पॉपुलेशन बढ़ा। फिर धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने लॉज लगाए, अपने रूल्स लगाए वहां पे, जिसको लेके वहां पे विरोध स्टार्ट हुआ, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट था शुगर एक्ट, टी एक्ट था। 1773 की बात करें तो सन्स ऑफ लिबर्टी लिबर्टी इन्होंने टी का शिपमेंट था जो कि बोस्टन आ रहा था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी से वह यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो गया, इंडिपेंडेंस वॉर शुरू हो गया। और उसके बाद ये काफी समय तक चला। और फिर 4 जुलाई 1776 को जो है वो इनका इंडिपेंडेंस हो गया। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये कॉलोनियल रिवॉल्ट था, जो कि 1775 से 1783 के भी चला। और द अमेरिकन पैट्रियट्स इन द 13 कॉलोनीज ये जीते इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, बिकमिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई और फिर जो है वो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स बना। दीपिका पादुकोण को सम्मान मिला है। ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में इनको स्थान मिला है। और ये पहली इंडियन एक्ट्रेस हैं जिनको कि इस तरह का रिकॉग्निशन मिला है। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये ऑफिशियल बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। और यही जो है वो इवेंट्स को ये को देखती है। दीपिका पादुकोण एक जानी मानी इंडियन एक्ट्रेस हैं। फिर एम्स के डॉक्टर्स ने बोला है, एक स्टडी हुई है आईसीएमआर की और एम्स की। फिर उसमें जो है वो इन लोगों ने रिपोर्ट आई है कि जो अभी सडन डेथ्स हो रही हैं इनका कोविड वैक्सीनेशन से कोई लिंक नहीं है। क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 और 45, उनकी सीवियर हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर की वजह से डेथ्स हुई हैं। तो इसको लेके कंसर्न दिखाया जा रहा था कि क्या ये रिलेटेड है, इनका किसी ना किसी तरह से क्या कोई रिलेशन है कोविड-19 वैक्सीन से लेके। तो स्टडी हुई तो प्राइमरली यही पाया गया है कि इनका कोई रिलेशन नहीं है। और इसमें बताया गया है कि जो यंग पीपुल्स में जो हार्ट अटैक हो रहा है, ये इरेगुलर हार्ट बीट्स और हाइपर ट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन है जिसमें कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, उससे हो रहा है। और जो बूढ़े लोगों में होता है उनमें जो हार्ट अटैक की देखा गया है प्रॉब्लम, ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ब्लड सप्लाई करती है, उसमें जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है। तो अभी जो फाइंडिंग्स हैं इसमें बताया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सडन हार्ट अटैक्स के जो बढ़ते हुए केसेस हैं इनके। और हाइपरमेट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी ये जो है इज ऑफन कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशंस अफेक्टिंग द हार्ट मसल। और इसमें कभी कभी जो है वो बहुत से इंडिविजुअल में कोई सिम्टम नहीं होता है। और किसी किसी में जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है। तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। फिर कैसे माइक्रोप्लास्टिक्स जो है इनका हेल्थ पे बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक स्टडी में बताया गया है।
और इसको लेके कंसर्न जो है वो शो किए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो हार्मोनल सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स पहले होते क्या है। माइक्रोप्लास्टिक जो है वो स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जो कि 5 मिलीमीटर से कम के होते हैं, और इन्हें जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। और ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए इंडियन से, तो उसमें पाया गया कि 89% जो ब्लड सैंपल था उसमें पार्टिकल्स थे, माइक्रो पार्टिकल्स जो है वो थे। और ये जो प्लास्टिक होता है ये ईडीसी, बिस्फेनॉल, बीपीएस, फेलेट्स, ये सब कंपाउंड जो है वो होते हैं। और ये वाटर बॉटल, फूड कंटेनर, कॉस्मेटिक टॉयज, इनमें ये सारे प्लास्टिक जो है होते हैं, और किसी ना किसी तरह से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और इनकी वजह से जो हार्मोनल सिस्टम है वो काफी डिसरप्शन हो रहा है उसका। टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंडो कॉर्टिसोल, इन सबका जो है वो सिक्रीशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि इनकी वजह जो वाटर सैंपल्स कलेक्ट किया गया दिल्ली, जबलपुर, चेन्नई, और इनमें पाया गया है कि जो सेफ लिमिट होती है उसमें उससे कहीं ज्यादा प्लास्टिक कंटेंट जो है वो पाया जा रहा है। इंडिया की अगर हम बात कर ले तो इंडिया 9.3 मिलियन टन से ज्यादा का प्लास्टिक एनुअली जो है वो वेस्ट जनरेट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ कंसर्न है। तो ये जो नेम्स है जैसे कि बिस्फेनॉल, फेलेट्स, एफ पीएफएस और एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और माइक्रोप्लास्टिक का जो आपका डेफिनेशन है कि 5 मिलीमीटर से कम साइज होना चाहिए, ये भी एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। फिर हेल्दी एजिंग को लेके एक स्टडी हो रही है, इसका नाम है भारत। आईएससी बेंगलोर ने ये लॉन्च किया है। ये एक लार्ज स्केल स्टडी होगी जिसका फुल फॉर्म है बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। और ये स्टडी जो है ये लॉन्गेविटी इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है, और इसका एम है टू मैप, मतलब मैप किया जाएगा फिजियोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर एंड एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स दैट ड्राइव एजिंग इन इंडियन पॉपुलेशन, की इंडियन पॉपुलेशन में कैसे एजिंग होती है, क्या क्या चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, उनको जो है वो मार्किंग किया जाएगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और साथ ही साथ जो है कि जो डिजीजेस हैं जैसे कि पार्किंसन डिजीज है, ये भी बढ़ी है। डिमेंशिया, स्पेशली मिडिल और लो इनकम कंट्रीज में ये काफी जो है वो हो रही। तो इस स्टडी का एम है कि टू आइडेंटिफाई कैसे जो है वो बायोमार्कर्स डेवलप किए जाएं कि हेल्दी एजिंग हो, और उसके लिए ये पूरा रिसर्च होगा। फिर मिजोरम ने फुल लिटरेसी अचीव कर ली है, ये इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। और वहाँ का जो लिटरेसी है अभी 98.2% है फॉर सिटीजन्स, एंड 7 से ज्यादा की अगर आयु के लोगों को देखा जाए तो इसमें केरला को भी सरपास किया गया है, सरपास कर दिया गया है। हिस्टोरिकली जो केरला है वो काफी उसका जो लिटरेसी रेट है ज्यादा माना जाता है, लेकिन अभी जो है वो मिजोरम पहला स्टेट बन गया है जिसने की फुल लिटरेसी अचीव कर ली गई है। और वहां के इसको अचीव करने के लिए कम्युनिटी ने इनिशिएटिव लिया था। एक कंसेप्ट है वहां पे फ्लॉ मोंगाइना, उसके तहत जो है ये डेवलपमेंट हुआ है, और सबने मिलजुल के इसमें पार्टिसिपेट किया ताकि जो अंडर सर्व लोग हैं उन तक जो लिटरेसी है उसको पहुंचाया जा सके। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिव्यू किया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का। और इसमें फोकस किया गया है कि कैसे जो है वो जो डायग्नोस्टिक है उसको बढ़ाया जा सके ताकि जो टीबी है उसमें की जो नंबर है उसमें कमी लाई जा सके, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। 100 दिन का इंटेंसिफाइड 100 डेज का टीबी मुक्त भारत अभियान चला जिसमें स्क्रीनिंग की गई। और 2.85 लाख एसिम्टोमेटिक टीबी टीबी पेशेंट को जो है वो डायग्नोज किया गया। और जो टीबी हमें टीबी मुक्त भारत चाहिए हमें, तो इसके लिए ये अभियान चला। और इसी में एक निक्षय पोषण योजना भी चलती है जिसके तहत जो टीबी से अफेक्टेड लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो पैसे प्रोवाइड करती है। टीबी की अगर बात कर लें तो ये इन्फेक्शन डिजीज है जो कि होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा। और ये लंग्स को
और लंग्स को तो इम्पैक्ट करती है, साथ ही साथ बाकी बॉडी पार्ट्स को भी करती है। और अगर डब्ल्यूएचओ की स्टडी की के अकॉर्डिंग 2022 की 10.6 मिलियन पीपल जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रभावित होते हैं। और ये एक एम्बिशियस टारगेट है जिसे अचीव करना है, टीबी को पूरा कंप्लीटली 90% तक इसके जो रिडक्शन है केसेस में कम करना है, और 95% रिडक्शन करना है टीबी से जो डेथ्स होती हैं बिटवीन 2012 टू 35। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग इन्होंने बोला है कि एक ऐसी स्कीम लेके आने वाले हैं जिसमें कि हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंकरेज किया जाएगा, और इसके लिए एम्प्लॉयज को जो है वो प्राइज दिया जाएगा। इन्होंने इसके लिए कैश प्राइज स्कीम शुरू की है, और 2000 से लेके 5000 तक एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। और उन्हें जो है वो अ, दो 20,000 से ज्यादा के जो मिनिमम 20,000 तक के जो हिंदी में वर्ड्स हैं उनको क्रिएट करना है, मतलब बनाना है, उसको यूज करना है। तो ये इनिशिएटिव है हिंदी को प्रमोट करने के लिए। फिर दलाई लामा का 6 जुलाई को बर्थडे है। ये 14वें दलाई लामा है, इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। ये 90 वर्ष के हो जाएंगे, और ये जो है वो तिब्बतन बुद्धिज्म के जो है वो प्रोमिनेंट टॉप लीडर हैं। और इन्होंने बोला है कि गादिंग फोद्रांग ट्रस्ट, इसकी स्थापना ये है, और यही जो है इंश्योर करेगा कि कौन अगला जो है वो दलाई लामा बनेगा। जो री इनकारनेशन है इनका, यही आइडेंटिफाई करेगा। चाइना ने बोला है कि नहीं, दलाई लामा जो है वो हम अपॉइंट करेंगे, और वो उसके लिए गोल्डन अर्न रिचुअल एक मेथड होता है जिसको कि कह रहे हैं कि बात करेंगे, और वो नया जो है वो दलाई लामा अपॉइंट करेंगे। जो 14वें दलाई लामा है उनको चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये 1959 से इंडिया में रह रहे हैं, धर्मशाला में ये रहते हैं। 1959 में ये वहां से आए थे जब वहां पे तिब्बत इशू हुआ था, और चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था। उसके बाद से वो यहाँ पे भारत में ही रह रहे हैं, और इंडिया में ये इनको स्थान दिया गया है कि ये एक रिलीजियस एक्टिविटी के लिए धर्म गुरु हैं, तो उन्हें यहाँ पे रहने के लिए धर्मशाला में जगह दी गई है। फिर अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी जल्दी से जल्द यूएस के द्वारा कराई जाएगी इंडिया को। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि 15 जुलाई तक जो फर्स्ट बैच है 3 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स का वो डिलीवरी हो जाएगी। और इनको जो है वो जोधपुर में रखा जाएगा, वहीं से ये ऑपरेट होंगे। और ये इंडियन आर्मी का एविएशन कॉर्प का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत इंडिया ने जो है ये अपाचे जो हेलीकॉप्टर्स है इनको खरीदा है। ये दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। इनका जो फायर कंट्रोल रडार और जो बाकी जो फीचर्स हैं ये काफी हाई है, अच्छे होते हैं। फिर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसमें बताया गया है कि इंडिया में डिजिटल अरेस्ट के स्कैम्स जो है वो काफी बढ़ रहे हैं। और 2022 में केसेस जो है वो 39,000 से ज्यादा के थे, बट 2024 आते आते ये केसेस 1.23 लैक्स के लगभग हो गए हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को कॉशियस किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो किसी भी तरह का जो फ्रॉड कॉल आता है उस पर ध्यान ना दें। और अगर कोई आपको फोन करके आपका कोई भी डिटेल मांगता है, पिन मांगता है, तो उससे बचें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर आपको के साथ स्कैम हो सकता है। और इसमें जो है वो आपको कोई हायर अथॉरिटी बन के फोन करेगा कि पुलिस वाला या जज या बैंक, या और उसके बाद जो है वो आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो, तो इनके केसेस में काफी इंक्रीज हुआ है। अनदर न्यूज अगर देखें तो गुजरात गवर्नमेंट ने अमेंड किया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 टू परमिट वुमेन टू वर्क नाइट शिफ्ट्स बिटवीन 7 PM एंड 6 AM।
तो अब वहाँ जो है वो महिलाओं को भी परमिट मिल जाएगा नाइट शिफ्ट करने के लिए। और उसमें जो है वो कौन-कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं वो सब प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और इस अमेंडमेंट में जो मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर्स है, उसको भी बढ़ा के 9 से 12 घंटे का कर दिया गया है। और जो फैक्ट्रीज गुजरात अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 2025, ये 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गया है। और इसने मेंटेन किया है स्टैंडर्ड 48 आवर्स वर्क वीक। और वुमेन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो अब उन्हें नाइट शिफ्ट काम करने को मिलेगा। और जो एम्प्लॉयर्स होंगे उनको मैंडेट करना होगा कि वो जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको लागू करेंगे। और इसमें लाइटिंग की व्यवस्था सही होनी चाहिए, सीसीटीवी सर्वेलांस होना चाहिए, फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल होनी चाहिए, प्रोविजंस होने चाहिए सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात कर लें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया। और ये डिजाइन किया गया है इंश्योर करने के लिए सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। और ये फ्रेमवर्क है इसमें, जिसमें कि कैसी वर्किंग कंडीशन होती होंगी, कितने घंटे काम करने होंगे, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रहेंगे, सबको जो है वो इसके थ्रू जो है वो रेगुलेट किया जाता है। फिर महाराष्ट्र की एक न्यूज है, इसमें गवर्नमेंट ने 2289 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिमूव कर दिया है फ्रॉम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो ये योजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस स्टेट की योजना है ये। महाराष्ट्र की योजना है। और नवंबर 2024 असेंबली इलेक्शंस के बाद से ये स्कीम लागू हुई है। और इसके तहत 1500 रुपए दिए जाते हैं एज ए एड सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए 21 से 65 वर्ष की आयु की जो महिलाएं होती हैं उनको। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो है ये पैसे रिसीव करती हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि माझी लड़की बहन योजना किस स्टेट की है, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कि छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस एक्ट को लेकर, और इसमें एक याचिका दायर की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक नया एक्ट बनाया था। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर माना जाएगा? एक्चुअली 2011 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कि उसने जो है वो सरकार को रोक दिया था स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का यूज करने से रिलेटेड ये था। और इसमें जो है ये सलवा जूदम बनाए गए थे, कोया कमांडोज बनाए गए थे जो कि लोकल लोग होते थे और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और वो पुलिस की हेल्प करते थे इंसर्जेंसी जो होते हैं नक्सलाइट उनको रोकने के लिए, काउंटर इफेक्ट था ये। और तो उसको लेके फिर जजमेंट आया था। फिर उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसने जो है वो नया एक्ट ले आया इनके ऑर्डर के बाद से। और इसमें सेक्शन 4(1) आया इस एक्ट का, जो कि अलाउ करता था फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑक्सिलरी फोर्स, मतलब कि ऑक्सिलरी फोर्स बना सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को एड करने के लिए, ताकि जो है वो जो ये समस्या है मायोस की और नक्सल की उसको जो है वो रोका जा सके। और इसमें था कि जो ऑक्सिलरी फोर्स की जो पुलिस होगी वो फ्रंट लाइन पोजीशन पे नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये सुपरविजन में और ऑपरेशन में जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगी उनको हेल्प करेंगी। तो इसी को लेके जो है वो रेड पिटीशन जो है वो दायर किया था। और तो जिसको जो है कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉ पास कर सके और जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। और अगर वो ऐसा कोई एक्ट लॉ बनाते हैं तो उसको जो है वो कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। और ये नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ये एक लैंडमार्क केस है जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशंस और ट्राइबल पॉपुलेशन के एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में यूज को लेके ये केस जो है वो चला है। सलवा जूदन की बात करें तो ये काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। इसमें माना गया था कि मानव अधिकारों का काफी जो है वो हनन होता है।
फिर छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो डायरेक्टिव था उसको विड्रॉ कर लिया है, जिसके तहत जो है वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एनजीओज और बाकी प्राइवेट एंटिटीज को, ताकि वो जो है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिसोर्स के तहत जो है ये हेल्प कर सके ग्रामीणों की, ग्राम पंचायत की, कि कैसे जो है वो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है। तो इसको रोक दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन इसका प्रोटेस्ट हुआ काफी, और उसके बाद से जो अपना ऑर्डर है इसको वापस ले लिया। और अगर हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स ये एम्पावर करते हैं ग्राम सभा को कि वो अपना जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज इनको कैसे मैनेज करे, और इसमें जो है वो जो बायोडायवर्सिटी है उस पे किसी तरह का एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ये डायरेक्टिव जो है वो अभी गवर्नमेंट के द्वारा 15 मई को लाई गई थी। तो इनका वहाँ पे की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, वो काफी इनका विरोध कर रही थी। फिर टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, उनको में अमेंडमेंट किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं, और ये पहले जो है वो 2014 में आई थी ये पॉलिसी, तो उसमें जो है वो अमेंडमेंट होगा। और जो टेलीविजन इंडस्ट्री है, ये रिलाई करती है ऑडियंस मेजरमेंट डाटा पे टू डिटरमाइन एडवर्टाइजिंग रेट्स एंड प्रोग्राम पॉपुलैरिटी की, जिसकी टीआरपी जितनी ज्यादा होगी उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो उसी के बेसिस पे कि हमें कितना एड किस प्रोग्राम में रखना है वो करना है। तो जो टीआरपी से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि जो यशवंत वर्मा है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं उसको प्रूव करेंगे। और जो मॉनसून सेशन है, इसमें दो जजेस के खिलाफ माना जा रहा है कि जो इम्पीचमेंट है वो लेके आया जा सकता है। और एक जस्टिस यादव है, उनके खिलाफ जो है वो 15 अपोजिशन एमपीज ने जो है वो साइन किया है डॉक्यूमेंट्स को, कि इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाया जाए। तो ये दोनों जजेस हैं। जस्टिस वर्मा के घर पे जो है वो नोट बरामद हुए थे, जले हुए नोट। उसके बाद से ये काफी विवाद हुआ था। और जस्टिस यादव जो है, इन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्पीच में कुछ बोला था जिसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उसको लेकर भी जो है वो विवाद हुआ था। तो इन दोनों ही जजेस के अगेंस्ट जो है वो इम्पीचमेंट लाने की तैयारी हो रही है पार्लियामेंट में। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है सीएक्यूएम से कि टेम्पोरली जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए जो फ्यूल बैन लगा है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पे। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स क्या है? जो गाड़ियां, जो डीजल गाड़ियां 10 साल से पुरानी है और जो पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से पुरानी है, उनको जो है वो पेट्रोल पंप्स पे जो है वो डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और ये जो पॉलिसी है ये 1 जुलाई से जो है वो लागू हो गई है दिल्ली में। और वहां पे जो है वो पॉल्यूशन के मैनेजमेंट को लेके ये सारा चीजें हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसके इसने इसने पहले जो है डायरेक्टिव दिए थे कि जो बहुत पुराने व्हीकल्स हैं उनको हटा दिया जाए, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में मदद मिल सके। और लेकिन इसका विरोध चल रहा है क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, उनको उनका कहना है कि जो हमारी गाड़ियां हैं सब उनका आखिर क्या होगा, बैन कर दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेंगे तो इन्हें प्रॉब्लम होगी। तो अपोजिशन भी इसका विरोध कर रहा है। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि इन्हें जो है वो बैन को फिलहाल के लिए। इंटरनेशनल न्यूज में है, बात कर लें तो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद ने अनाउंस किया थर्सडे को कि मल्टी बिलियन डॉलर ग्रैंड इथियोपियन रेनासा डैम गर्ड ये कंप्लीट हो चुका है ब्लू नील पे। और सितंबर में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा ऑफिशियल। और अगर इस डैम की बात कर लें गर्ड, तो ये एक सोर्स ऑफ ऑनगोइंग टेंशन है बिटवीन इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट के बीच में। इजिप्ट जो है वो नील नदी के वाटर सप्लाई पे काफी डिपेंडेंट है, और उसका कहना है कि ये जो डैम है इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो वो रिसीव करते हैं उसमें कमी आएगी। सूडान ने भी अपने कंसर्न्स जताए हैं। ये जो नाम है डैम का ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर
अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लान कर रहे हैं टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ अरहर एंड उड़द पल्सेस थ्रू सीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए जो है वो 7 स्टेट्स के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में जो है वो सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रमोट करने के लिए। और इसका एम है टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दीज एसेंशियल कम्युनिटीज। ये जो है ये दाल जो है वो इंडिया में काफी इसका जो है वो यूज होता है। और अ, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, मणिपुर, त्रिपुरा में ये सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ये भी चलाया जाएगा अब जो ऑनगोइंग खरीफ पीरियड होगा। और इससे जो है ये अ, मदद मिलेगी प्रोडक्शन को बढ़ाने में। और जो डिस्ट्रिक्ट है इनका एस्पिरेशनल ब्लॉक जो है इसके तहत जो इनका सिलेक्शन हुआ था, यूपी की बात करें तो मिर्जापुर और ललितपुर में जो है वो इनको चुना गया है इन डिस्ट्रिक्ट्स को। और इसके अलावा झारखंड में पलामू, लातेहार, गढ़वा, गया और जहानाबाद, जेहाबाद बिहार में, और कर्नाटका में विजयपुरा, इन्हें इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इंडिया का जो पल्स मार्केट है ये इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, मतलब दालों के जो प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट करते हैं क्योंकि इंपोर्ट पे काफी डिपेंडेंसी होती है। और वेदर पैटर्न, बेस्ट इन्वेस्टेशंस और कंज्यूमर का क्या पैटर्न है, क्या कितना खपत है, इससे जो है वो इसका जो रेट है वो डिफाइन होता है। तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। फिर एक जो शिप 1 महीना पहले सिंगापुर फ्लैग वेसल था वान हाई 503, इसमें आग लग गई थी केरला कोस्ट पे। और 1 महीने बाद भी उसका आग बुझाने का काम किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के तहत। और इसमें काफी समय लगा और अभी तक जो है वो इससे जो है वो स्मोक और है जो निकल रहा है। और तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल केरला कोस्ट पे जो है वो 2 वेसल्स का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। और ये एक्सीडेंट जो है वो 9 जून को हुआ था। फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, इसने जो क्लियरेंस दिया था उसको पोस्टपोन कर दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पुरी। और उसको लेके विवाद था कि इससे जो है वो पोटेंशियल हार्म पहुंचेगा ऑलिव रिडली टर्टल्स के पॉपुलेशन पे, इरावदी डॉल्फिन्स के, माइग्रेटरी बर्ड्स के, और साथ ही साथ 13,000 से ज्यादा जो पेड़ हैं उनको नुकसान पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो फिलहाल के लिए जो ग्रांट किया था परमिशन उसको रोक दिया है। और श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अप्रूव किया गया है यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा 5 मई को। और इसको बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसके लिए जो है वो 471 हेक्टेयर का जो लैंड है पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसको एक्वायर किया जाएगा। और तो स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल के लिए जो है रिक्वेस्ट की थी 27.88 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट लैंड है फॉर द प्रोजेक्ट। इसका कॉस्ट जो है वो 5,631 करोड़ के लगभग आएगा, 5,631 करोड़। तो चूंकि बायोडायवर्सिटी के लिए ये चिंता का विषय है तो इसलिए अभी इसको रोक दिया गया है। और ये जो एरिया है ये चिल्का लेक के पास का पूरा एरिया है जो कि बायोडायवर्सिटी काफी रिच माना जाता है। और ये जो एरिया प्रपोज हुआ है ये इससे पूरा जुड़ा हुआ है। ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात कही जाए तो ये जो है वो बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं जो कि वहां सी से सटा हुआ है। और ये साइक्लोन का भी काफी प्रोन एरिया है। तो इसको लेके जो है वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है वो बताए जा रहे थे। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी घाना की विजिट पे गए हैं, उनको ब्रिक्स समिट अटेंड करनी है। तो घाना में उन्होंने रिश्तों को लेके कि कैसे जो है वो इंडिया के साथ जो है उनके रिश्ते रहे इसको लेके वहां पे बातचीत हुई। और उन्होंने बोला कि घाना और इंडिया जो है वो काफी स्ट्रांग टाई इनके बीच टाइज हैं। और उन्होंने कहा कि इंडिया हर तरह का अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। और वहां पे वहां की पार्लियामेंट को भी इन्होंने एड्रेस किया। और वहां का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट स्टार ऑफ खाना ये उन्हें दिया गया है।
और वहां पे उन्होंने जो घाना के पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था क्वामे क्रूमा, और उन्होंने यहाँ पे काफी योगदान दिया अपना। वो जो है वो लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल, तो उनसे उनके बारे में भी बातें कही। ये काफी रिनाउंड लीडर जो है वो माने जाते हैं वहाँ के। और वहां पे घाना की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया और घाना के बीच जो है बहुत सारे एग्रीमेंट किए जाएंगे पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में। फिर क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। तो वहां पे जो है वो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई को लेके बात हो रही है। और अभी जब से ट्रेड अप्रैल में जो है वो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से लेके जो चाइना है उसने कमर्शियल जो जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी सप्लाई पे रोक लगा दिया है। और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, सेमीकंडक्टर्स का चिप्स बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, जेट फाइटर्स बनाने में। तो कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, इसके लिए जो है ये बातचीत हो रही है। और क्वाड की बात अगर हम कर लें, तो क्वाड जो है वो एक सिक्योरिटी डायलॉग है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे हम जो है फ्यूचर को इसको करें कि जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल कर सकें। फिर डी एक्सटेंशन से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था, इसमें बताया गया है कि कोलोसल बायोसाइंसेस जो है वो चाह रहा है कि एक वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसमें जो की स्टोन स्पीशीज थी इकोसिस्टम की, उनको री इंट्रोड्यूस किया जाए और उनको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। और इसमें जो है वो डीएनए टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, और जो स्पीशीज डिस्टिंक्ट हो चुकी हैं जैसे कि वुली मैमथ, इनको जो है वो वापस से ले आने की कोशिश की जाएगी। तो देखना होगा कि कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं ये लोग। स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लें तो इंग्लैंड और इंडिया का जो है वो टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है। वहां पे इंडियन क्रिकेट कैप्टन है जो अभी शुभमन गिल, उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है। और ये एक इनका काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। फिर इंडिया अपना बिड पेश किया 2036 के ओलंपिक्स के लिए। तो वहां इंडिया की तरफ से जो टीम गई थी, गुजरात होम स्पोर्ट्स मिनिस्टर और आईओए प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो चाहेगा कि 2036 का जो ओलंपिक्स है वो इंडिया में हो। लेकिन जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने कहा है कि अभी ये इंडिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो डोपिंग का रेट है वो ज्यादा है, हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ पे बैंड सब्सटेंसेस काफी पाया जाता है। तो और इसके अलावा एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनियन ने इंडिया को दूसरे नंबर में रखा है ऑन द लिस्ट ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स आफ्टर केनिया। तो इसको लेके जो है वो उन्होंने कहा कि अभी जो है वो इंडिया को नहीं दिया जा सकता है कि आप जो है ये ओलंपिक्स कराइए। तो ये 4 जून से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी।